हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्य सिंह चंडावत पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 12 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस का कोई एग्जाम हो, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो है उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया। अब वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 की बात करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष विदेश निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अपने को समझना है तो उसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं भारत। अगर भारत में कोई विदेशी कंपनी आकर अपने यहाँ पर कोई उद्योग धंधे स्थापित कर रही है, या अपनी कंपनियाँ यहाँ पे आके लगा रही है, या फिर अपनी जो भारत की कंपनियाँ जैसे रिलायंस की हो गई, अडानी हो गई, तो इनमें आकर अपने शेयर अगर खरीद रही है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब फॉरेन के कंपनियों ने अपने यहाँ पे आके कितना अपना पैसा लगाया, तो उसको बोला जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसके बारे में रिपोर्ट कौन देता है? इसके बारे में रिपोर्ट देता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। तो इसको जारी कौन करता है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य विकासशील देश जैसे भारत हो गए, पाकिस्तान, चाइना, तो इनके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुझानों की जानकारी को प्रदान करता है कि मतलब इधर इन कंट्रीज़ में आके फॉरेन की कंपनियों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, उसके बारे में जानकारी कौन देता है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि 2022 में FDI 12% तक गिर चुका है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात हो रही है, लेकिन एशिया में क्या हुआ है? एशिया में अगर भारत और आसियान कंट्रीज़ की बात करते हैं तो भारत में 10% की ग्रोथ हुई है, जबकि आसियान कंट्रीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर 5% की वृद्धि हुई है। FDI के सबसे उत्साहजनक प्राप्तकर्ता कौन है? भारत और आसियान कंट्रीज़। अब ऐसा क्यों हुआ है? जो हमारी FDI होता है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो डिपेंड करता है हमारी विदेश नीति कैसी है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो भी हमारी मतलब हमने कैसा ट्रीटमेंट किया है। जो हमारे यहाँ पे कंपनियाँ थी वो कंपनियाँ वापस रिटर्न हो चुकी है कुछ ही टाइम के बाद में, या फिर उन्होंने और ज़्यादा अपने आगे उन्होंने कंपनियाँ लगाई है, तो उसको बोला जाता है अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी विदेश नीति। उसके बाद में जो हमारे S जयशंकर साहब हैं, उनके नेतृत्व में हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ही अच्छे से काम करी, जिसकी वजह से हमें ये सब रिजल्ट देखने को मिला। तो ये होती है हमारी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। रिसेंटली फैक्ट में बात करते हैं तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी किया गया था। उसमें आइसलैंड ने टॉप किया था, अगर आपको याद हो तो, शायद रिवीजन क्वेश्चन में भी था। और उसके बाद में डेनमार्क था और थर्ड पे था आयरलैंड। और नीचे से यानी बैक बेंचर्स कौन थे इस बार? तो थे अफगानिस्तान, यमन और सीरिया। इन्होंने किया था नीचे से टॉप। तो ये थे हमारी ग्लोबल पीस इंडेक्स। ठीक है, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में फ्रांस में होने वाली बेस्टिल डे परेड में सिंधु रेड्डी भारतीय वायुसेना की कमान संभालेगी। अब ये बेस्टिल डे परेड क्या है? तो बात करते हैं हम फ्रांसीसी क्रांति की। आपने 9th-10th की वो SST वाली बुक में पढ़ा होगा, फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, तो इन सब के बारे में आपने पहले पढ़ लिया होगा। लेकिन वापस बता देता हूँ कि जो बेस्टिल डे परेड है ना, बेस्टिल डे परेड जो फ्रांस में पेरिस में बेस्टिल नाम की एक जगह थी, वहाँ पे क्या हो रहा था? जनता विद्रोह कर रही थी। किसके खिलाफ? वहाँ जो राजतंत्र चल रहा था फ्रांस का, फ्रांस के जो राजा थे लुई 14, उनके खिलाफ जनता विद्रोह कर रही थी। उन विद्रोही जनता ने क्या किया? जो वहाँ पे उनके कैदी थे, विद्रोह जिन्होंने किया था, वो कैदी को उन्होंने बास्टिल नाम के किले में उन्होंने कैद कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? जनता ने विद्रोह किया और उन्होंने उन कैदियों को छुड़ा दिया। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे फर्स्ट पार्ट था, और इसी की याद में फ्रांस में बेस्टिल डे परेड हर साल मनाया जाता है। और इस बार जो सिंधु रेड्डी नाम से हमारी जो महिला ऑफिसर है, वो भारतीय वायुसेना की वहाँ पर कमान संभालने वाली है। अब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर चीफ गेस्ट होंगे। अब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पर चीफ गेस्ट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि और किसी न किसी प्रकार के वहाँ पर समझौते होने वाले हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इजिप्ट यानी मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, और हमने वहाँ जाकर बहुत सारे समझौते किए। और फ्रांस में अभी मोदी साहब गए नहीं हैं, लेकिन अभी से ही खबरें आने लग गई है कि भारत फ्रांस के साथ में बहुत सारे समझौते करने वाला है, और उसी में जो फ्रांस के राफेल हैं वो भारत को चिपकाने वाला है फ्रांस। ठीक है, और वो इस बार जो रफाल आने वाले हैं वो किसको दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे हमारी भारतीय नौसेना को। तो ये सारी खबरें हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो हाल ही में टोमेटो मोजेक वायरस TOMV या कुकुम्बर मोजेक वायरस चर्चा में रहा है। अब हाल ही में आपको एक सूचना मिली होगी कि जो हमारे टमाटर हैं उनकी कीमतें आसमान छू रही। अब ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो टोमेटो मोजेक वायरस नाम से एक वायरस फैल रहा है।
किस में, टमाटर की फसलों में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी टमाटर की फसलें है वो चौपट होती जा रही है, उनको बहुत खतरनाक तरीके से नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से जो हमारा महाराष्ट्र और कर्नाटक में जहाँ पे टमाटर की पैदावार अच्छी होती है, वहाँ से जो टमाटर आ रहे थे वो उनकी सप्लाई बंद हो चुकी है। इसी वजह से जो टमाटर, हमारे जो लोकल टमाटर थे, उनकी डिमांड बढ़ चुकी थी और इसी वजह से इनकी रेटें आसमान छू रही है। डिमांड बढ़ चुकी है और सप्लाई कम हो चुकी है, और ये क्या होती है, ये महंगाई बढ़ाने का कारण होती है। TOMV जो होता है, टोमेटो मोजेक वायरस, ये टमाटर, तंबाकू, मिर्च और कुछ सजावटी पौधों को नुकसान देता है। जबकि CMV यानी कुकुम्बर मोजेक वायरस, जैसे कुकुम्बर में कौन कौन से आते हैं, खीरा, तरबूज, बैंगन, टमाटर, गाजर, अजवाइन, कद्दू, कुछ सजावटी पौधों को नुकसान देते हैं। और इनका क्या होता है, समय पर अगर उपचार नहीं किया जाए तो ये क्या करते हैं, 100% फसल को भी चौपट कर देते हैं, बिल्कुल एकदम साफ कर देता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के द्वारा वृंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। अब क्या, वो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था, उसमें दोनों ने डेटा निकाला था कि जो उनके आम नागरिक है, उन आम नागरिकों को कितना नुकसान हुआ। तो इसमें बहुत बड़ा डेटा निकल के आया था कि आम नागरिकों को बहुत ही ज़्यादा हानि हुई थी, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या मारी गई। किसकी वजह से? रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से। और इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने एक जांच आयोग का गठन किया। उसमें भारत की जो वृंदा ग्रोवर है उनको भी शामिल किया गया है। रिसेंटली फैक्ट में बात करते हैं तो अमेरिका ने 2-3 दिन पहले ही घोषणा की थी कि अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम प्रोवाइड कराएगा। क्लस्टर बम की अगर हम सीरियसनेस जानना चाहते हैं तो आपको जान के शौक हो जाओगे कि 120 देशों में इन लोगों ने बैन कर रखा है, लेकिन अमेरिका और रशिया ने अपने यहाँ पे बैन नहीं किया था, किसी भी प्रकार की ट्रीटी पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए थे। कारण क्या था, ये बम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और ये दोनों अपने डिफेंस में इसका यूज़ करना चाहते हैं। तो क्लस्टर बम को यूक्रेन को प्रोवाइड करा दिया गया है क्योंकि जो रूस ने यूक्रेन के ऊपर बहुत सारे बम फोड़े थे क्लस्टर वाले। अब ये क्लस्टर बम क्यों होता है, तो इसके आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो आपको बहुत शानदार वीडियो देखने को मिलेंगे। शानदार तो क्या, खतरनाक वाले। तो इसमें क्या होता है, एक तरह से आप एक ड्रम मान लो और ड्रम लेते हैं तो ड्रम के अंदर बहुत सारे अपने बम डाल दिए। अब क्या होता है, वो ड्रम के फाटक खोलेंगे और फाटक से क्या होंगे, बहुत सारे बम गिरते जाएंगे। अब जब बहुत सारे बम गिरेंगे तो ये वो अपने पटाखे होते हैं ना, पटाखे की एक लड़ी होती है, वो रेगुलर फट करते हैं, बहुत सारी फूटती हैं। अपन सेलिब्रेशन करते हैं तब उसका यूज़ करते हैं। तो उसी तरह ये बम फूटते हैं और बहुत खतरनाक तरीके से वहाँ पर पूरे एरिया को साफ़ कर देते हैं। उसमें बहुत सारी आम नागरिकों को नुकसान होता है और उसी की वजह से क्लस्टर बम को बैन कर दिया था 120 देशों में, ठीक है। लेकिन अमेरिका और रूस ने ऐसा नहीं किया था। उसी के बाद में एक और रिसेंटली अभी न्यूज़ चर्चा में थी, वैगनर ग्रुप, जो कि क्या है, रशिया का एक प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप मतलब प्राइवेट आर्मी ग्रुप। कौन इसका हैंडल कर रहा था, इसको हैंडल कर रहा था प्रिगेजिन नाम से एक इसका हैंडलर था। अब उसने क्या किया, तो उसने कर लिया था पुतिन के साथ में दंगा। अब जब दंगा किया और पुतिन माफ़ कर दे तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन कुछ टाइम के लिए अभी मामला शांत है। देखते हैं आप प्रिगोजिन भैया कितने दिन तक बच पाते हैं। और बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की। तो हाल ही में कर्नाटक के हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक शुरू हुई। G20 कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग की अभी हाल ही में शुरुआत हुई है। कहाँ पर? कर्नाटक के हम्पी में। अब रिसेंटली फैक्ट में हम G20 की बात कर लेते हैं क्योंकि अब G20 चर्चा में है, भारत में हो रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। इस समूह का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वित्तीय स्थिरता और सतत विकास को बढ़ावा देना। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, ये पूरी वर्ल्ड की GDP है, उसमें 75 से 77% तक अपना योगदान रखते हैं, ठीक है। अब ये दुनिया में वित्तीय स्थिरता लेके आएंगे, ये तो ऑब्वियसली लेकर आनी है। तो ये क्या करती है, वित्तीय स्थिरता और सतत विकास यानी सस्टेनेबल गोल को पूरा करने का काम करते हैं। इसकी थीम क्या है 2023 की, तो वसुदेव कुटुंबकम 2023 की थीम है, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये वसुदेव कुटुंबकम उपनिषद से लिया गया है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, ऐसा भारत सोचता है। 18 समिट जो है वो कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। लेकिन जो इससे पहले 17 समिट था वो कहाँ होता, इंडोनेशिया में हुआ था। ये थे रिसेंटली फैक्ट में। अब हम्पी की बात करें, विजयनगर साम्राज्य ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, तो जल्दी अपन बात कर लेते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो 1800 के आसपास इसकी खोज स्टार्ट हो गई थी, कोलिन मैकेंजी ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। उसके बाद में इसमें अपन देखते हैं तो अपने को मिलेंगे कृष्णदेवराय, जो कि विजयनगर साम्राज्य को स्वर्ण काल तक पहुंचाने का काम इन्हीं का था। मतलब अपने टाइम का गोल्डन पीरियड इन्होंने, विजयनगर साम्राज्य का गोल्डन पीरियड इनके काल का। इनके टाइम पे बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई थी। उसी में इनका वंश बता देता हूँ कि
तुलु वंश इनका वंश था। और उसके बाद में इनकी लिखी हुई किताब थी कि शासन कैसे किया जाना चाहिए, कि एक अच्छा शासन कैसा होता है, तो वो किसमें था, वो अमुक्तम मल्यदा इनकी किताब थी, उसमें उन्होंने ये सब जानकारी दी थी। उसके बाद में एक युद्ध हुआ था राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा का, वो किसने किया था, वो किया था विजयनगर के एक प्रधान थे राम राय, उनके वर्जेज में 3 सुल्तान थे, उन्होंने युद्ध किया था राम राय के खिलाफ और राक्षसी तांगड़ी युद्ध हुआ था 1556 में। ये सब आपको याद रखना और ये लगभग सब एग्जाम में पूछा जाता है। महानवमी डिब्बा ये सब मतलब इसी पूरे विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा में आयोजित हुई। अब कंडीशन क्या आ चुकी है कि अपने को रोबोट के साथ में कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है और रोबोट क्या बता रहे हैं अपने को सिंपैथी दे रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, हम जो आने वाले टाइम पे आपकी जॉब जाने का जो भी आपको डर है, तो वो सब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो वो अपने को सिंपैथी दे रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हमारे पास में किसी भी प्रकार की जॉब नहीं है, तो उनको शायद पता नहीं है, लेकिन वो अपने को सिंपैथी दे रहे हैं कि डोंट वरी, हम कुछ ऐसा करने वाले नहीं। तो ये जो रोबोटों के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी जिनेवा में, तो हाल ही में हुई है। और एक रिसेंटली फैक्ट की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन अभी ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। और जो भी स्टेट PCS या UPSC के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो AI से रिलेटेड आर्टिकल आपको पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि वो जो आपके ऐसे वाला जो पार्ट होता है उसमें AI से रिलेटेड 100% सवाल कुछ ना कुछ इस बार बैठने वाला है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने गारंटी बजट पेश किया। अब सिद्धरमैया जो है मुख्यमंत्री हैं, वो हाल ही में भी निर्वाचित मतलब पब्लिक के द्वारा चुने गए थे, मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने गारंटियाँ दी थी बहुत सारी। अपना जो चुनाव जो एजेंडा था उसमें बहुत सारी उन्होंने गारंटियाँ दी थी। गारंटी ये थी, एक तो थी महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करेंगे, वो क्या थी, शक्ति योजना थी। हमने पहले अपने सेशन में बता चुके हैं हम लोग कि जो शक्ति जो योजना थी वो किसकी थी, वो थी कर्नाटक की। उसमें क्या था, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा करने को मिलेगी। और क्या थी, महिलाओं को 2000 रुपये मासिक दिए जाएंगे, हर महीने 2000 रुपये दिए जाएंगे, 200 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, हर परिवार को 10 किलो अनाज फ्री मिले। तो ऐसी बहुत सारी उन्होंने गारंटियाँ दी थी कि हम लोग आएंगे तो ये करेंगे अपने एजेंडा में। तो उसी के लिए उन्होंने गारंटी बजट पेश किया है हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने। तो ये है हाल ही में एक चर्चित न्यूज़। एक था क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। अब ये चीज़ तो आपको याद रखनी पड़ेगी। रिसेंटली फैक्ट में आपको याद होगा तो एक इंडोनेशियाई ओपन हुआ था, उसमें सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशियाई ओपन का खिताब जीत लिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हाल ही में एडगर रिंकेविक्स, इनको चुना गया है लातविया के समलैंगिक राष्ट्रपति के रूप। ओपनली समलैंगिक राष्ट्रपति एडगर रिंकेविक्स बने हैं लातविया के, ठीक है, प्रेसिडेंट बना है, तो ये भी आपको याद रखना है। रिसेंटली फैक्ट में बात करते हैं तो समलैंगिक विवाह को कानूनी तौर पर वैध करने वाले एस्टोनिया पहला यूरोपीय देश बना था हाल ही कुछ टाइम पहले, और पेटेरी ओर्पो को फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया था। अब ये जो चारों कंट्रियाँ ना, ये आसपास ही, ये लातविया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये क्या बाल्टिक कंट्री कहाँ है, बाल्टिक महासागर के पास, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का सबसे एंड वाला क्वेश्चन है। तो हाल ही में रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है। अब जो ये मैक्स वेरस्टेपन है, इन्होंने अब तक जो 10 ग्रैंड प्रिक्स हुई है अपने 2023 में, उनमें से 10 में से 8 इन्होंने जीत लिए। तो आपकी जो जीके वाला जो भी माथाफोड़ी होती है ना, तो उसको कम करने का काम किया है इस बार मैक्स वेरस्टेपन ने। और बची हुई जो 2 थी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स या अजरबैजान वाली, तो वो जीती है सर्जियो पेरेज ने। तो ये आपको आराम से याद होगी, आपने अगर 2 याद कर लिए तो बाकी आपको पता रहेगा कि मैक्स वेरस्टेपन ने बहुत ही ज़्यादा जीती थी, तो आप इनको याद कर लेना। तो यही थे आज के करंट अफेयर्स रिवीजन क्वेश्चन, आप ये देख लेना। चंद्रयान 3 मिशन को कौन से रॉकेट से लॉन्च किया गया था, हाल ही में अविनाश ज्वालामुखी के कारण किस देश में आपातकाल लगा दिया गया, तो ये दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यही वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।